सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो उसी सक्सेस की जर्नी में दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में, ठीक है। और इसमें एनटीए जो क्वेश्चन को डिजाइन करता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो केवल पढ़ना ही मायने नहीं रखता है, ठीक है, केवल स्टडी करना ही मायने नहीं रखता है, बट एक मतलब होता है ना कि स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि आप जो एग्जाम में स्कोरिंग है वो काफी हाई जाता है, वो आपका जो वहां पे परफॉर्मेंस होगा वो काफी बेहतर होता है। तो आपको क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी होता है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके से मतलब कि घुमा करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक, टॉपिक्स की हम बात नहीं करते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएगा, हमको पैटर्न को समझना है, ठीक है। सो पहले आपको पैटर्न समझना है कि नेट यानी कि जो एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न होता है साइकोलॉजी के अंतर्गत। साइकोलॉजी ही नहीं बल्कि अदर जो सब्जेक्ट है लगभग अगर देखा जाए तो वहां से भी जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम ही पैटर्न में आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट जो किया जाता है यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है, ठीक, यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है और एनटीए किस पैटर्न से क्वेश्चन को डिजाइन करता है, इसके बारे में हम लोग डीपली अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार, ठीक है, और आप देख रहे हैं कोच नीतीश कुमार चैनल को, ठीक है। सो गाइस, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं गाइस अगर एनटीए की, तो यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न जो होता है, मेनली जो होता है क्वेश्चन पैटर्न 6 तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। 6 तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक। सो उसमें पहला जो होता है फैक्चुअल बेस्ड एमसीक्यू होता है, जिसमें फैक्ट के बारे में पूछा जाएगा, किसी भी तथ्य के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि कोई कंसेप्ट दे दिया जाएगा और उस कंसेप्ट के आधार पर उसको डिकोड करके आपको वहां पे आंसर देना रहेगा। थर्ड जो होता है एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, ठीक। और नेक्स्ट जो होगा आपका मैचिंग टाइप एमसीक्यूज आएंगे, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं उसमें से आपको मैच करना रहेगा। और पांचवा जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें सीक्वेंस को मिलाना रहता है। और नेक्स्ट है जो लास्ट है असर्शन रीजन का एमसीक्यूज आते हैं, जहां पे एक कोई मतलब असर्शंस दिया रहेगा, रीजन भी दिया रहेगा और उसमें से आपको यह करना रहेगा कि कौन सा फैक्ट सही है। और एक लास्ट टाइप गाइस छूट रहा है यहाँ पे, हम जिसको क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 7 कह सकते हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, एमसीक्यूज कह सकते हैं। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक टाइप का एमसीक्यूज भी एग्जाम में आ जाता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 तरीके से यहाँ पे एनटीए जो होता है क्वेश्चन को डिजाइन करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो आपको इन्हीं 7 तरीकों में ही क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं और इन सभी एमसीक्यूज के कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे फैक्चुअल बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कंसेप्चुअल बेस में क्वेश्चन आते हैं, कैसे एप्लीकेशन बेस्ड में क्वेश्चन आते हैं, कैसे मैचिंग टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्रोनोलॉजिकल में आते हैं, कैसे असर्शन रीजन में आते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर कोच नीतीश कुमार चैनल पे अगर आप नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और स्पेशली आप मुझे फॉलो करिए टेलीग्राम पे, मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, कोच नीतीश कुमार हैंडल नेम डालिए आप वहां पे, ठीक है। वहां पे आप जाकर के जो पहले नंबर पे आएगा लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जो चैनल आएगा। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे सोशल मीडिया साइट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के हम लोग समझते हैं कि एक एक करके समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो होते हैं एनटीए डिजाइन करता है और नेट के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए गाइस क्या होता है
अगर आपको जेआरएफ चाहिए, अगर आप हाई रैंक तक जाना चाहते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन पैटर्न को समझना होगा और अपने स्टडी के जो स्टडी पैटर्न है उसको इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा कि आप जो है चीजों को समझ सकें, ठीक है। वहां पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, और कोई भी अगर आप टॉपिक उठाएं तो इन 7 तरीके से भी क्वेश्चन बना करके जरूर स्टडी करिए कि किस तरीके से उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइस हम लोग समझते हैं नंबर फर्स्ट टाइप जो होता है फैक्चुअल बेस्ड एमसीक्यू जो होता है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम एनटीए द्वारा जो कि सिलेबस दिया गया है, ठीक है, यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट का जो सिलेबस दिया गया, अगर हम उसमें यूनिट सेकंड की बात करते हैं, रिसर्च क्या है यूनिट सेकंड, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो यूनिट सेकंड है अगर इसकी हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट टॉपिक यहाँ से आपका जो आता है वो आता है रिसर्च, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं कि कैसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट जो दिया है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये मतलब कि क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट फैक्ट के बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें से आपको यह बताना है कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है रिसर्च का। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ओनली कलेक्टिंग डेटा पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है डिस्कवरिंग द ट्रूथ एंड जनरेटिंग न्यू नॉलेज, यानी सत्य की खोज और नए ज्ञान की उत्पादन करना, उसको जनरेट करना, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है जो एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन, और लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है वो है प्रूविंग हाइपोथेसिस ओनली। अगर हम बात करते हैं रिसर्च की, तो हम लोग रिसर्च जब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, रिसर्च के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए। वहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो रिसर्च होता है वो हाइपोथेसिस को केवल प्रोवाइड नहीं करता है, प्रूव नहीं करता है, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं। एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन, इस चीज से रिसर्च में दूर भागा जाता है, तो भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओनली कलेक्टिंग डेटा, केवल डेटा को कलेक्ट करना रिसर्च का उद्देश्य होता है, तो यह भी एक तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो प्रोसेस ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कई डिफरेंट तरीके मतलब कि प्रोसेस को अपना करके रिसर्च को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होता है होगा गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रिसर्च होता है, रिसर्च हमेशा नए जानकारी की खोज करता है, ठीक है, और उसके साथ साथ ज्ञान की उत्पत्ति भी करता है, ठीक। द डिस्कवरिंग द ट्रूथ एंड जनरेटिंग न्यू नॉलेज, क्योंकि रिसर्च इज नॉट जस्ट अबाउट कलेक्टिंग डेटा, इट इज main goal is to discover new knowledge, develop theories and derive scientific conclusion, okay। सो यह केवल डेटा को कलेक्ट नहीं करता है, ना ही इसमें पर्सनल ओपिनियन मतलब कि आधारित होता है, ठीक है, ना ही केवल हाइपोथेसिस को मतलब एक तरीके से प्रूव करता है। तो रिसर्च के अंतर्गत जो होता है नए नए जानकारी की खोज की जाती है, नए नए तरीके से, ठीक है, नए नए आइडियाज को जनरेट किया जाता है, न्यू नॉलेज को जनरेट किया जाता है रिसर्च के माध्यम से। और इसमें जो होता है, जो भी कंक्लूजन होता है किसी भी पर्सनल ओपिनियन बेस्ड नहीं होता है, यह होता है जो कि डेटा के एनालिसिस बेस्ड पे होता है, कि जो डेटा कहेगा उसी तरीके से जो होगा कंक्लूजन को दिया जाता है, ठीक। सो पहला जो आपने क्वेश्चन देखा यह केवल फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्ट यानी कि इसमें याद करने वाली जो बात होती है उस पे आधारित यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये किसी भी टॉपिक से उठा सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको देखते हैं तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और हर एक टॉपिक से और एनटीए हर बार इस तरीके से क्वेश्चन को उठाता है, क्वेश्चन पैटर्न में इंक्लूड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दूसरा तरीका है कंसेप्चुअल बेस्ड गाइस जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हो सकता है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन रिसर्च। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट रिसर्च को मतलब सही तरीके से परिभाषित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या है, वो है रिसर्च इन इज अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल इंक्वायरी, ओके, शोध एक व्यवस्थित और तार्किक जांच है। दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है रिसर्च इज ओनली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है रिसर्च प्रायोरिटाइज पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। आपका लास्ट ऑप्शन जो दिया है रिसर्च इज ओनली डन इन साइंटिफिक फील्ड। तो अगर इसको हम एनालिसिस करें तो जो रिसर्च होता है
केवल साइंटिफिक फील्ड में नहीं होता है, ठीक है, यह सोशल साइंस में होता है, ह्यूमनिस्टिक होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे अदर फील्ड में रिसर्च को अपनाया जाता है। सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रिसर्च प्रायोरिटाइज पर्सनल ओपिनियन, यहाँ पे क्या होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि शोध कभी भी व्यक्तिगत राय को प्राथमिकता नहीं देता है। शोध में यानी कि रिसर्च में कभी भी कंक्लूजन देने से पहले वहां पे डेटा एनालिसिस जो कहता है उसी के अनुसार वहां पे क्या होता है, कंक्लूजन को दिया जाता है। रिसर्च इज ओनली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, रिसर्च केवल एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है, यह भी गलत होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है, वो और भी तरीके से जो रिसर्च को अपनाया जाता है, लेकिन जो रिसर्च होता है केवल एक्सपेरिमेंट बेस नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे गाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल इंक्वायरी, ठीक है। और रिसर्च जो होता है एक सिस्टमैटिक होता है, एक एंड लॉजिकल होता है, प्रोसेस होता है यानी प्रक्रिया होता है टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन समाधान प्राप्त करने के लिए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस को अपनाया जाता है। इट इज नॉट लिमिटेड टू साइंस, इट इज यूज्ड इन सोशल साइंस, इन ह्यूमनिस्टिक्स एंड मेनी अदर्स फील्ड, ठीक है। सो ये होता है गाइस आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कंसेप्ट के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसका हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है आपका, रिसर्चर्स वांट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स एग्जाम परफॉर्मेंस, ओके, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज दिस, यानी कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रिसर्चर्स वांट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स एग्जाम परफॉर्मेंस, यानी कि एक शोधकर्ता है जो यह जानना चाहता है कि अध्ययन करना चाहता है कि सोशल मीडिया का छात्रों की परीक्षा परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यह है तो यह किस प्रकार का रिसर्च होगा, ठीक है, किस प्रकार के रिसर्च के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध। दूसरा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीसरा है कोरिलेशनल रिसर्च और चौथा है एथनोग्राफिक रिसर्च, ओके, एथनोग्राफिक रिसर्च। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो गाइस ये भी गलत हो जाएगा आपका, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा गलत, हिस्टोरिकल भी आपका रिसर्च गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोरिलेशनल रिसर्च यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि रिसर्चर्स वांट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। नंबर फर्स्ट वेरिएबल जो होता है यूजेज ऑफ सोशल मीडिया यहाँ पे हो जाएगा ऑन स्टूडेंट्स एग्जाम परफॉर्मेंस, यानी कि वेरिएबल क्या है पे वेरिएबल फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सोशल मीडिया, और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन को फाइंड करना है, रिलेशन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे किस टाइप का रिलेशन हो जाएगा, कोरिलेशनल रिसर्च के अंतर्गत ही आ जाएगा गाइस, ठीक है। सो इट इफ अ रिसर्चर्स इज स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, लाइक यहाँ पे सोशल मीडिया नंबर फर्स्ट वेरिएबल, uses and एग्जाम परफॉर्मेंस नंबर सेकंड वेरिएबल हो जाएगा। इट इज द कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। तो यह कोरिलेशनल रिसर्च के अंतर्गत आ जाएगा। सो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड एक तरीके से क्वेश्चन आपको नेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो आपका मतलब कि क्वेश्चन आता है होता है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको सही सीक्वेंस सही मिलान करना रहेगा। सो मैच द टाइप ऑफ रिसर्च विद देयर पर्पस, ओके, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। निम्नलिखित अनुसंधान के प्रकारों को उनके उद्देश्यों के साथ मिलाइए, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपका, एक टोटल क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला आपके यहाँ पे जो दिया है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें जो दिया है टाइप ऑफ रिसर्च और इधर दिया है पर्पस, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, मैच द टाइप ऑफ रिसर्च विद देयर पर्पस, यानी कि हम लोगों को रिसर्च को मैच करना है उनके पर्पस, यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च को मैच करना है उनसे पर्पस से कि कौन सा टाइप्स ऑफ रिसर्च किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है टाइप ऑफ दिया है बेसिक रिसर्च, ठीक है। जो बेसिक रिसर्च होता है गाइस, बेसिक रिसर्च जैसा कि हम जानते हैं
सॉरी पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो बेसिक रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, ठीक है। और उद्देश्य क्या दिया है, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक्सपेंड नॉलेज, आपका सी दिया है ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब इवेंट्स, एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। जब हम लोग टाइप ऑफ रिसर्च डिस्कस कर रहे थे वहां पे इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो इसका जो बेसिक रिसर्च का काम क्या होता है, बेसिक रिसर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंड द नॉलेज, ओके। नए नए मतलब कि नॉलेज को क्या करता है बेसिक रिसर्च, एक्सपेंड करता है। अप्लाइड रिसर्च का काम क्या होता है, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अपने थ्योरीज को इंप्लीमेंट करके, ठीक। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है ऑब्जर्व इन डिस्क्राइब इवेंट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है वो होता है आपके ऑब्जर्वेशन पे, मतलब ये होता है चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसको डिस्क्राइब करता है इवेंट को, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ये गाइस जो होता है कॉज एंड इफेक्ट को एस्टैब्लिश करता है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं गाइस, तो आपका फर्स्ट जाएगा मिलेगा बी से, आपका सेकंड जो मिलेगा वो ए से मिलेगा, और थर्ड आपसे मिलेगा सी से, और फोर्थ जो यहाँ पे वो मिलेगा आपका डी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका इस वे में हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में इसी तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1 का ए, 2 का 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी, 4 का डी। आप इस चीज को नोट भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत इस तरीके से मैचिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेट के एग्जाम में, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको नोट्स फिर भी चाहिए, तो आपको वही मैंने बताया था, बस एक ही तरीका, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को सिंपली ज्वाइन करिए, ठीक है। सो बेसिक रिसर्च का काम क्या होता है, एक्सपेंड नॉलेज को एक्सपेंड करना होता है। अप्लाइड रिसर्च को क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, इवेंट को ऑब्जर्व करके उसको डिस्क्राइब करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का काम क्या होता है, चीजों को एक तरीके से स्टेब्लिश करके कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाना होता है, जांच करना होता है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5th पैटर्न जो है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चन आते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर, ओके। इसमें निम्नलिखित शोध प्रक्रियाओं को सही क्रम में आपको लगाना है। ये देखिए रिसर्च प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्या रिसर्च प्रोसेस, ये रिसर्च प्रोसेस का आपका क्वेश्चन आ गया। जब हम लोग रिसर्च डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से इसके प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करके, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके जो होता है रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। सो रिसर्च पहले नंबर पे क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। रिसर्च के अंतर्गत हमेशा जो होता है पहले क्या होता है, समस्या की पहचान की जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो होता है समस्या की पहचान करने के बाद उस समस्या से रिलेटेड हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है। हमेशा समस्या की पहचान करने के बाद हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। और नंबर 3 जो होता है डेटा को एनालिसिस किया जाता है। और नंबर 4 को जो होता है डेटा कलेक्ट किया जाता है नंबर 3 में। और नंबर 4 में क्या होता है, डेटा का एनालिसिस किया जाता है। और नंबर 5 में क्या होता है कि उस डेटा के आधार पे, डेटा एनालिसिस के आधार पे कंक्लूजन को क्या होता है कि दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और जहां भी आपको क्वेश्चन आपका सीक्वेंस मिलता है आप वहां पे इस तरीके से, मतलब इस ऑर्डर में आपको आंसर जो मिलता है आप वहां पे सिंपली टिक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाता है गाइस वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 3 1 4 5। सो सही आंसर आपका हो जाएगा 2 3 1 4 5, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही रिसर्च प्रोसेस है। रिसर्च प्रोसेस इस चीज को कभी ब्रेक नहीं करता, स्टेप्स ऑफ रिसर्च कभी इस चीज को ब्रेक नहीं करता और हमेशा इस पैटर्न को ही फॉलो करता है, चाहे किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड का रिसर्च हो, हमेशा इसी पैटर्न में रिसर्च को किया जाता है। पहले नंबर पे रिसर्च से रिलेटेड उस प्रॉब्लम को समझा जाता है, फिर इसके बाद हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है,
फिर इसके बाद डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर कंक्लूजन दिया जाता है। सो ये माइंड में हमेशा रखिए आप, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन का आना। ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, बट आपको पैटर्न में समझना है कि क्वेश्चन इस पैटर्न में भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, वो है असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे, दो तथ्य यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। असर्शन यहाँ पे जो है, तथ्य जो है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा एनालिसिस इज रिसर्च इज टू डिराइव कंक्लूजन, यानी कि शोध में डेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। ये तो एकदम आप एक्यूरेट मानिए कि एक करेक्ट आंसर है। बट दूसरा जो है यहाँ पे रीजन जो दिया है, डेटा एनालिसिस कैन ओनली बी डन इन क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि जो डेटा विश्लेषण केवल मात्रात्मक डेटा पर किया जा सकता है, ये एकदम गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि डेटा एनालिसिस जो होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दो ही फैक्ट दिए हैं, पे यह मान के चलिए कि ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी गलत है, यानी कि सॉरी, ऑप्शन ए सही और ऑप्शन आर आपका जो गलत है। तो इस चीज में जहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली वहां पे जाकर के टिक कर देना है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रूथ एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए, ये गलत है, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया कैसे, ठीक है। सो इस तरीके से 6 तरीके से आपका नेट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आप लास्ट जो 7वां है गाइस, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, उसको हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे। अगर आप क्यूरियस हैं उसके बारे में जानने के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम उसमें डिटेल एकदम एक तरीके से लेक्चर शूट करेंगे। बट आपको कमेंट करना होगा आप क्यूरियस हैं कि नहीं, यह जानने के लिए कि 7वां जो फिल इन द ब्लैंक होता है किस तरीके से क्वेश्चन को एनटीए जनरेट करता है और किस तरीके से नेट के एग्जाम में उसको देता है और बच्चों को किस तरीके से उसको सॉल्व करना रहता है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, और इस एपिसोड में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उसको जरूर कवर कर लेंगे। एक बार फिर से, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझसे आप सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो पर्सनली आप कोच नीतीश कुमार को सर्च करिए, वहां पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। सो कीप साइनिंग गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट है आपको नेट एग्जाम से रिलेटेड, साइकोलॉजी नेट एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट एपिसोड में उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का जिम्मेदारी मेरा है। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू।